से बोलना, आप पब्लिक में जाके कुछ भी बोल दो सब ओके है, पर किसी को जब पढ़ाने जाओ तो एक एक जो मिनट रहता है उसमें अपन यूजफुल चीजें ही बोले हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जब तक ना बंदा एक स्टेज पार नहीं करता ना, दूसरे सीढ़ी को देखता जरूर रहता है, पर वो दूसरे सीढ़ी के लिए उतना ज्यादा वो नहीं रहता, उसका मेन फोकस कहाँ रहेगा, पहली सीढ़ी में। लॉ तो बना हुआ है, लेकिन क्या लॉ के बन जाने से ही अपराध रुक गया? मैं जो पढ़ाने वाली हूँ पेपर नंबर 7 के पार्ट 1 को सबसे ज्यादा फोकस होगा, तो इसमें और क्या क्या है, मिट गया? हाँ, इसमें मेनली क्या है, एक्ट्स हैं, है ना? और तो आईपीसी और सीआरपीसी क्या है? लॉ है। चलो, जो आप लोग बोलोगे वही लिखेंगे। और क्या है? पेपर नंबर 1 मतलब 7 के भाग 1 में इतनी है। तो ये दो चीजें, एक्ट्स और लॉ, और एक जो फर्स्ट दो पॉइंट है कि वो एक्चुअल में आज के डेट में जो इंडियन सोसाइटी है उसमें क्या चल रहा है, अपराध की स्थिति में मतलब कैसे क्या आवश्यकता है सुधार के, कानून का क्या उसमें यूज है, दैट वो हम लोगों को पेपर नंबर 7 के भाग एक का जो पहला दो पॉइंट है वो है। तो पहले दो पॉइंट को ना आप लोगों को सबसे पहले, मतलब आप लोग इसी समाज में रहते हो, ऐसा तो है नहीं कि हम मंगल ग्रह का पढ़ रहे हैं। आप लोग जहां रहते हो वहां के बारे में अगर पूछेगा तो आप लोगों से बेहतर कोई बता सकता है? तो अभी आप लोग बताओ, अगर हम लोग बात करें अपने इंडिया के ही, इंडिया के छोड़ दो, अपने छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ में भी सब रायपुर में रहते हो, रायपुर की बात करते हैं। तो रायपुर में क्या सोसाइटी, मतलब क्या अभी माहौल चल रहा है? अगर आप एक्ट्स की बात कर रहे हैं तो ये नहीं कि मतलब कल्चरल में हम क्या देख रहे हैं या राजनीति में क्या देख रहे हैं, वो नहीं। हम जो पढ़ रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव पे अपने को एक्ट्स पढ़ना है, लॉ पढ़ना है, तो लॉ की कितनी आवश्यकता है? बहुत। लॉ तो बना हुआ है, लेकिन क्या लॉ के बन जाने से ही अपराध रुक गया? नहीं ना। तो कैसे रुकेगा? अवेयरनेस। और देखो, कानून क्या है कि समाज में सबको रहना है, तो उसके लिए कुछ नियम बना हुआ है। तो ये जो कानून के रूप में नियम है कि इसका उल्लंघन करेंगे तो आपको दंड का प्रावधान है। तो यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपका अपराध या क्राइम। मैं आज ना सिर्फ ओवरव्यू लूंगी, लॉ अपन कल से स्टार्ट करेंगे, मेन जो एक्ट्स हैं या आईपीसी सीआरपीसी जो भी बात करें, लेकिन आप लोगों को मेन टर्मिनोलॉजी मालूम होना चाहिए कि अपराध या क्राइम क्या है, क्या होता है अपराध। जैसे हम लोग छोटे रहते हैं ना, तो बोलते हैं चोरी, चोरी नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, गलत बात है। तो जो गलत बात है ना, वही आगे चल के कानून बन गया है, ताकि उस गलत बात को कोई करे तो उसमें सजा हो। तो कानून में ऐसा कोई भी काम, एनी वर्क जिसके लिए दंड का यानी कि पनिशमेंट का वहां पे प्रावधान हो, वो क्या है? अपराध। मतलब आपने अगर किसी को एक गाली दे दिया, और मैं लॉ में देखी वो गाली देने से भी उसमें इतना सजा मिलता है, तो वो अपराध है जो हम दे देते हैं। दे देते हैं अपने दोस्त को, दे देते हैं, चाय चाय पीते रहेंगे और भाग बे, तू तो ये बेवकूफ है, और मैं नहीं बोलूंगी वो शब्द निकलते हैं फ्लो में, है ना? तो एक्चुअल में वो अपराध है, वो आपका दोस्त जाके एफआईआर नहीं करवा तो अलग बात है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट, हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं, सोशल मीडिया में भी जैसे अगर किसी को गाली दी, गाली मैंने ऐसे भी दे दिया, गाली मैंने सोशल मीडिया में भी दे दिया, ठीक है, फिर अब चेंज क्या आ जाएगा? तो गाली मैंने दिया तो उसके लिए जैसे आईपीसी के तहत अगर वो पनिशेबल है, तो अगर मैंने सोशल मीडिया में किया ना तो उसके लिए एक और है कि सोशल मीडिया में गाली देना मतलब कई लोग देखेंगे, सेंसिटिविटी बढ़ गई। जैसे ही बढ़ गई उसके लिए एक नया लॉ कर दिए, आईटी एक्ट, जिसमें जहां पे भी कंप्यूटर
या मोबाइल के थ्रू या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके थ्रू जो चीजें होती है ना, उसमें अगर क्राइम होता है तो फिर उसके लिए आईटी एक्ट में। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं आईटी एक्ट में किसी को पनिशमेंट मिल रहा है तो उसको आईपीसी में नहीं मिलेगा, आईपीसी के तहत भी रहेगा और उसमें एक्सटर्नल भी हो जाएंगे। तो जितने अपन एक्ट्स पढ़ते हैं और मेन जो लॉ है, तो सारे लॉ क्या है, संविधान में जो हमें जितने अधिकार मिले हुए हैं, जितने हमें वहां से सेफ्टी मिला हुआ है, उसी को और इनहेंस करने के लिए ही अपने लॉ हैं। तो एक बात बताओ, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी और एक एविडेंस एक्ट, ये तीन ना बेसिक लॉ है, इसको मेजर एक्ट्स बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये तीनों बेसिक हैं और इन्हीं के साथ अपन और कुछ माइनर एक्ट्स पढ़ते हैं जिनको, जैसे इसमें कोई पनिशेबल है तो इसमें मेन बेसिक बेसिक जो भी अपराध होते हैं ना, उनको लेके ही आईपीसी में दंड का प्रावधान है। मतलब अब आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन पैनल कोड, है ना। और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट मैं तो बोल दी इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये तीनों के नाम को आप लोग पढ़ोगे तो कुछ समझ में आ रहा है। अब हिंदी में अगर बात करें तो आईपीसी मतलब भारतीय दंड संहिता, कब बना था? हाँ, अब वो उसमें 1860 लिखा रहता है, 1860 देख लोगे, ये इसका भी लिखा रहता है, 1973 इसका भी लिखा रहेगा। तो ये तीनों हैं क्या। अब इसमें दंड संहिता मतलब अपन किसी को पनिशमेंट दे रहे हैं तो कौन से क्राइम में क्या पनिशमेंट होगा, उसके बारे में सबसे ज्यादा इसी में रहता है। ठीक है, तो इसमें वही रहता है कि अपन कितना सजा मिलेगा, कोई किसी को गाली दे दिया तो कितना सजा है, कोई किसी का मर्डर कर दिया तो कितना सजा है। और इसमें साथ में साथ ऐसा भी रहता है, अब जैसे अपन सेफ्टी की बात करते हैं, वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं, तो बोलते हैं ना कि महिला अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए किसी की जान भी ले सकती है। तो वो सारी चीजें भी हैं जैसे, लेकिन कब जान ले सकते हैं सेल्फ डिफेंस में, उसका भी प्रावधान है। ऐसा नहीं कि कोई आके आपको एक थप्पड़ मारा तो आपने अपने सेल्फ डिफेंस में उसकी जान ही ले ली, वो गलत हो जाएगा, है ना। तो उसके भी अलग प्रावधान है। तो वो इसमें कुछ साधारण अपवाद इसमें हैं जिसमें बताया गया है कि आप अपनी प्राइवेट सेफ्टी के लिए उसमें क्या क्या कर सकते हो, उसका भी है। तो उसमें आपको सजा नहीं मिलेगी, लेकिन उसको आपको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसमें क्या है, फुल फॉर्म क्या हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, दंड प्रक्रिया संहिता। मतलब प्रोसीजर, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है प्रोसीजर। तो हम लोग जैसे हर चीज का प्रोसीजर होता है ना, आपको इन्होंने गाली दिया तो आप एफआईआर करवाए, लेकिन एफआईआर कैसे होगा, एफआईआर कौन करेगा, एफआईआर कितने प्रतियों में होगा, मतलब कितने कॉपीज होंगे, आपको देंगे कि नहीं, अगर कोई महिला विक्टिम है तो उसका स्टेटमेंट कैसे होगा, बाकी लोगों का। अब एफआईआर कर देने से तो थोड़ी ना सजा हो जाता है, उसमें तो पूरा चलता है ना कि एफआईआर हुआ, उसके बाद हम उसको बहुत सारे लोगों का उसमें स्टेटमेंट लेंगे, जाके एरिया का अपन मुआयना करते हैं, तो ये सारी चीजें करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, प्रोसीजर है। तो ये कैसे होगा वो दिखाता है अपना सीआरपीसी में। तो सीआरपीसी मेनली कैसे हम लोग चीजों को करेंगे उसका प्रोसीजर है, और आईपीसी में सीधा हर चीज का दंड दिया हुआ है। ठीक है, अब बचा इंडियन एविडेंस एक्ट। अब देखो, ये बोल दे कि किसने मुझे गाली दिया, ये बोले कि प्रूफ क्या है। अब बिना प्रूफ के किसी को भी हम तो जेल में नहीं डाल सकते, पुलिस ले जाती है जेल, तो ऐसा नहीं होता कि उसको सजा मिल जाता है, हम उसको कोर्ट में डालेंगे, कोर्ट में वहां पे सारे एविडेंस को वहां पे देखा जाता है। तो
ये कोर्ट का भी पार्ट है और पुलिस का भी पार्ट है। पुलिस भी कुछ एविडेंस कलेक्ट करती है, तो ये एविडेंस कैसे कलेक्ट करेंगे, और एविडेंस का जो है, जैसे 376 जानते हो क्या होता है? आईपीसी 376, हाँ रेप होता है ना, तो रेप के लिए ही बना हुआ है। 375 में रेप को डिफाइन किया है और उसका पनिशमेंट जो है 376 आईपीसी में दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे लड़की ने बोल दिया कि लड़के ने उसके साथ में रेप किया है, तो अब इसमें क्या होगा, लड़के को ये प्रूफ करना रहता है कि मैंने ये रेप नहीं किया है। मतलब यहाँ लड़के सिर्फ बोल देगी कि उसने रेप किया है, उसका काम खत्म। जो भी प्रूफ करने का काम है कि मैं नहीं किया हूं, वो किसका रहेगा? लड़के का। तो यही चीजें हैं कि कब किस जो एविडेंस का भार है किसके ऊपर रहेगा, किसको प्रूफ करना है कि मैंने किया नहीं किया वाला। और इसमें बहुत सारी जैसे भी एविडेंस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, अब ऑनलाइन का जमाना है, तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लिए तो उसमें क्या सर्टिफिकेट लगेगा, तो ये सारी चीजें ना हम लोग एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं। अब फिर आगे अपने माइनर एक्ट, तो ये मेजर एक्ट अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो जो मेन मेन रहेंगे मैं उसको पहले पढ़ा दूंगी। मैं पहले ये सोच रही थी कि आप लोग को माइनर एक्ट्स पढ़ाऊं, क्योंकि माइनर एक्ट्स छोटा छोटा रहता है, कुछ एक्ट्स छोटे रहते हैं, जैसे टोनी प्रताड़ना है, 1 डे का सेशन है, और लेकिन एट्रोसिटी वाला है वो 3 to 4 days लगेगा। तो ऐसे अलग अलग है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप लोगों को पहले आईपीसी सीआरपीसी ही पढ़ाना बेटर रहेगा। आप लोग थोड़ा लॉ को जानोगे, जैसे लॉ को जानोगे तो फिर आप बाकी लॉ को पढ़ोगे ना छोटे छोटे, तो आपको समझ में आएगा। हम लोग एकेडमी में भी ऐसे ही पढ़ते हैं, पहले इसी को पढ़ते हैं। और अब माइनर एक्ट्स में फिर भी क्या क्या है, अपन ये भी देख लेते हैं क्या क्या है। सिलेबस पढ़े हो ना, बताओ क्या क्या एक्ट्स हैं। हर कोई एक एक एक्ट्स बताएगा ना, अब सब ऐसे बोल दोगे तो कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो फ्लो में निकल जाएंगे। STSC एक्ट, ओके, उसका उसका क्या है फुल फॉर्म? STSC एक्ट ऐसे नहीं होता है। हाँ, प्रिवेंशन, ये शब्द हमेशा ध्यान रखना। प्रिवेंशन या उसको क्या बोलेंगे हिंदी में, मतलब निवारण, निवारण अधिनियम जो रहता है, तो ये शब्द रहता है। नॉर्मली क्या लिख देते हैं लोग, जैसे कोई भी बात वो करोगे तो STSC एक्ट कर देंगे, तो STSC एक्ट में क्या होगा नहीं पता। STSC एक्ट मतलब जो STSC वाले रहते हैं उनके साथ जो अत्याचार होता है, तो कई लोग कैसे बोल देते हैं, जैसे टोनी टोनी प्रताड़ना अधिनियम ऐसे बोल देते हैं, है ना, लेकिन वो टोनी प्रताड़ना अधिनियम नहीं है, टोनी प्रताड़ना का निवारण का अधिनियम है ना। तो ये आप लोग को जानना है कि ऐसा नहीं कि वो सीधा कैसे प्रताड़ना हो तो वो नहीं, उस प्रताड़ना को कैसे रोकना है, यार हो गया तो क्या करना है उसके लिए तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन या निवारण हर एक्ट में मैक्सिमम में जुड़ा रहता है जहां पे ऐसे अत्याचार रहता है। तो एक हो गया आप लोगों का एट्रोसिटी वाला हो गया, ठीक है। और क्या है? ओके, डोमेस्टिक वायलेंस, ये देखो बात वही निकला ना, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, क्या और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है? हाँ, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि उस एक शब्द को नहीं बोलना है ना। तो एक डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर बना हुआ है, और ओके, और एक चीज और बोलना चाहूंगी, जैसे हिंदी मीडियम वाले जो होते हैं ना, उनको इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश के जो टर्म्स है ना वो जल्दी समझ में नहीं आता है। सेम वाइस वर्सा भी होता है, हिंदी में अगर मैं बोल दूं तो इंग्लिश वालों को भी नहीं आता है। जैसे मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो जब मैं पढ़ती थी ना, जब फर्स्ट फर्स्ट हम लोग एकेडमी गए थे, तो मेरे को एक्ट्स इंग्लिश में अगर कोई सर आके पढ़ाए कुछ नहीं समझ में आता। मतलब डोमेस्टिक वायलेंस वो शब्द हमें फील नहीं होता ना, हमें घरेलू घरेलू ये शब्द ज्यादा याद होता है। तो यही देखना है ना, तो घरेलू प्रताड़ना अधिनियम है ये, निवारण अधिनियम। और क्या है? गवर्नमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एक कंज्यूमर फोरम वाला है ना, कंज्यूमर या फिर कस्टमर राइट एक्ट जो भी बोले, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। और हाँ, राइट टू इंफॉर्मेशन। कितने लोग आरटीआई में कभी कुछ निकाले हो अभी तक? कुछ निकाले हो?
आरटीआई लगाया नहीं हो अभी तक? ठीक है, तो ये आरटीआई एक्ट है। और हाँ, करप्शन, कितने लोगों ने करप्शन का हिस्सा बन चुके हैं, कितने लोग? कोई बना है अभी तक? कहीं कहीं पे 100 200 ऐसा भी देना नहीं पड़ा है ना? देखो, जो दिया मतलब वो घूस देना और घूस लेना दोनों क्राइम है ना। जैसे बोलते हैं ना कि हमने इतना दहेज दिया था। मेरे पास आते हैं, क्या है, मैं यहाँ पे वुमेन सेल में हूँ ना, तो हमने इतना दहेज दिया था, उन्होंने दहेज मांगा 5 लाख, हमने दिया 10 लाख, जो भी 5 लाख मांगा 3 लाख दिया। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि दहेज मांगना तो क्राइम है, दहेज लेना और दहेज देना दोनों क्राइम है ना। तो वही है, जैसे वैसे ही करप्शन है, घूस लेना और घूस देना दोनों क्राइम है। फिर आईटी एक्ट, जितने सोशल मीडिया से रिलेटेड है ना वो सब में आईटी एक्ट लागू होता है, ठीक है। और इसका इसका फुल फॉर्म मालूम है ना? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर सूचना प्रौद्योगिकीकरण और इन्वायरमेंट वाला। ओके, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स का ना वो है, ये एक्ट नहीं है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, अच्छा एक्ट ही है ना। हाँ चलो, ह्यूमन राइट्स है। और क्या है, कहाँ लिखनी है सोच रहे हैं। इसको मिटाएंगे कैसे? अच्छा, हाँ, ओके। और क्या है, ये मेनली थे, कोई छूटा होगा तो देख लेना। आप लोगों ने, कितने लोगों ने अपनी कॉपी में पेपर नंबर 7 को पूरा लिखा है? किसी ने नहीं? तो आज ही लिखना, क्योंकि जब मुझे यहाँ पढ़ाने के लिए बोला गया तो मैंने सबसे पहला काम ये किया, क्योंकि मुझे फोटो भेजा गया तो उसमें ऐसे पैराग्राफ में था जो आप लोग देखते हो, तो ये था, तो मेरे को मजा नहीं आया। मैंने क्या किया, एक एक पॉइंट को एक एक लाइन पे, मतलब आप लोगों को अगर तैयारी करना है तो आपका सिलेबस आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, आपको पॉइंट टू पॉइंट वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि पूरा पैराग्राफ में लिख दिए, सीधा जैसे एक्ट्स है ना, तो एक क्या एक्ट, दूसरा क्या एक्ट, तीसरा क्या एक्ट, ऐसे लिखना होना चाहिए सारे एक्ट, तभी आप लोगों को एकदम दिमाग में रहेगा कि कोई एक्ट भूले तो नहीं। संख्या में मालूम होना चाहिए इतने ठो एक्ट हैं, कितने हैं टोटल बताओ? तो मैं तो बोलूंगी नहीं, आप लोगों ने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है तो कल याद होना चाहिए कि कितने एक्ट्स हैं, हर एक को पूरे एक्ट्स के नाम मालूम होने चाहिए। और क्राइम क्या होता है मैंने बता दिया, जो भी अपने लॉ के में, जिसके लिए भी क्राइम, जैसे कोई भी काम हो, अगर उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान है, दंड का प्रावधान है, तो क्राइम है। अब डेफिनेशन, आप अगर आईपीसी की बुक खोलेंगे, सीआरपीसी की बुक खोलेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशन मिल जाएंगे। लेकिन जो मोटा मोटे, क्योंकि आप लोगों को एकदम डेफिनेशन लिखना तो रहेगा नहीं एग्जाम में, और डेफिनेशन रट के जाओगे ना, वहाँ एक शब्द भूल गए तो वो लगेगा, क्योंकि कानून की जो शब्दावली है, जो भी वर्ड्स फॉर्म है, आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत क्लिष्ट लगेगा। वर्ड टू वर्ड अपन नहीं लिख सकते, अपने को क्या बोल रहे हैं वो समझ के उसी के सेंस में लिखना है। और दंड क्या है, पनिशमेंट क्या है? हाँ, तो वो तो लॉ को ब्रेक करेंगे तो दंड मिलेगा, लेकिन उसमें भी अलग अलग दंड रहता है, जैसे कोई छोटे दंड होते हैं, कोई बड़े होते हैं। अच्छा, आप लोग जेल हो गया समझते हैं, जेल को कारावास भी बोलते हैं, इम्प्रिजनमेंट। तो उसमें भी रहता है कि कठोर और सादा, मतलब उसमें भी थोड़ा हार्ड वाला रहेगा और कुछ सिंपल वाले रहते हैं। तो एक तो कारावास जैसे वो रहता है ना, जो भी इम्प्रिजनमेंट भी लिख सकते हो इसको, तो इसमें एक कठोर हो जाएगा और एक सादा हो जाएगा, ठीक है, मतलब सिंपल और टफ वाला, इसमें ये है। और क्या हो सकता है, आप लोग बताओ, और क्या क्या सजा हो सकती है फंड का? तो इसको फाइन या जुर्माना, ठीक है। और क्या हो सकता है? दोनों हो सकता है, चलो ठीक है, दोनों हो गया। और डेथ पनिशमेंट है, चलो। और उम्र कैद, ओके, इसको आजीवन कारावास बोलते हैं ना।
तो ये कुछ कुछ क्या है अपने पास, क्या क्या सजा दे सकते हैं, ये सारे हैं। तो अब बताओ, सिंपल कौन सा लग रहा है आप लोगों को? फाइन है ना। तो जो जो छोटे छोटे क्राइम होते हैं ना, नॉर्मली उसमें फाइन रहता है। बाइक सब चलाते हो, सारे रूल तो फॉलो नहीं करते होगे, ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हो, देख रहे हो? मैं कल से लेके आऊंगी चालान, यही कटवाएंगे ट्रैफिक वाले क्योंकि खुद बोल रहा तोड़ते हैं। तो जैसे कोई तोड़ा ट्रैफिक रूल, तो ट्रैफिक के लिए मतलब वो उसमें क्या अपना मेन ओरिएंटेशन क्या, देखो जो दंड मिला है ना, इसका ये नहीं कि हम जबरदस्ती किसी को सजा देते रहें। क्या मिलेगा, सजा तो उसको मिल रहा है, हमारे लिए क्या फायदामंद हुआ? तो अपने को क्या है, जितने भी लॉ बने ना वो समाज को सुधारने के लिए बने हैं। तो लोगों के मन में रहे कि नहीं यार इसमें ये दंड है तो ये चीज को नहीं करना है। जब निर्भया वाला हुआ था, निर्भया मालूम है, फिर उसके बाद फिर छोटे बच्चे के रेप में भी फांसी की सजा के लिए कितना हुआ था। फिर पहले पहले उसमें फांसी नहीं था, बाद में फिर उसमें क्या हो गया कि छोटे बच्चे के साथ अगर हो तो उसमें फांसी तक का भी प्रावधान था, मृत्यु दंड जो बोलते हैं, है ना, डेथ पनिशमेंट। तो ये क्यों रखा गया? मैसेज मेन इंपॉर्टेंट है कि लोगों को मैसेज जाना है कि अगर ये क्राइम किए तो इसमें ये सजा तक मिल सकती है, इसलिए इसको नहीं करना है, इसको करना ही नहीं है। ये इतना गंभीर है कि उसमें सोचो किसी की मतलब उसको मरने तक उसको सजा दे रहे हैं, मतलब वो कितना गंभीर होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रैफिक में अगर फाइन होता है तो उसको कर सकते हैं, ये भी नहीं। ट्रैफिक की क्या है, जैसे हर कोई ट्रैफिक में फ्लो करता है रोज। आप लोग यहाँ घर से यहाँ निकल के आए, ट्रैफिक का हिस्सा हो, यहाँ से जाओगे तो ट्रैफिक का हिस्सा हो। हर इंसान डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रैफिक का हिस्सा रहता ही है। तो यहाँ पे हम हर किसी को, और क्या है, ट्रैफिक का जो रूल्स है ना वो लोग इजीली वॉयलेट कर देते हैं, तो हर किसी को बहुत बड़ा बड़ा सजा दे देंगे। तो इसमें सुधार के से ज्यादा क्या हो जाएगा, फिर लोगों को दिक्कत आएगा। तो लोगों के लिए ही कानून बने, और लोगों को इतना ज्यादा दिक्कत हो जाए तो भी दिक्कत है। हालांकि अभी फाइन बढ़ गए हैं, 5 गुना वाला जब बीच में हुआ था यहाँ लागू, वो लेट में हुआ, पर जब आया था तो सब बोलते अरे क्या है। एक मूवी आई, साउथ इंडियन मूवी देखते हो? अ, उसमें जो हीरो रहता है वो सीएम बन जाता है। हाँ तो वो क्या करता है, हाँ फाइन वाला ना, तो उसका ये रहता है कि इतना फाइन रहेगा तो लोग करेंगे ही नहीं डर के मारे, पर फिर भी लोग कर देते। तो उसमें ऐसा नहीं रहेगा कि उसमें जेल में डाल देंगे, और उससे सिर्फ फाइन, फाइनेंशियली लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी आदमी को हम जेल भेज दिए तो उससे उसकी पूरी फैमिली इफेक्ट हो जाएगी। तो क्राइम के अकॉर्डिंग उसमें सजा का रहता है। और ठीक है, उसके बाद कौन सा होगा, डेफिनेटली कारावास, है ना, फिर आजीवन कारावास, फिर मृत्युदंड। तो इसमें ज्यादा डीपली मैं नहीं बताऊंगी कि आजीवन कारावास में कितने साल तक का रहेगा या क्या रहेगा, ऐसा वाला। कुछ कुछ ऐसे रहते हैं जिसमें 1 माह का भी कारावास रहता है। अब ड्रंक एंड ड्राइव के केस में क्या होता है, ड्रंक एंड ड्राइव अभी कोई पाला नहीं पड़ा है ना। अब देखो, जब ट्रैफिक में भी होता है ना कार्रवाई, तो उसमें एक पंचनामा बना के वो चालानी कार्रवाई जो कोर्ट में पेश होता है एक, और एक अपन पुलिस वाले काट देते हैं। तो दोनों में ये, कोर्ट में अगर वो पेश कर रहे हैं ना तो उसमें आपकी गाड़ी भी जब्त होती है, और उसका फाइन तो 10,000 प्लस ही है। तो ड्रंक एंड ड्राइव सबसे ज्यादा और उसी में फाइन है, क्योंकि भाई अगर ड्रंक करके वो हो गया, मर गया तो मर गया। अब अभी बीच में एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें किसी ने बोला था कि पुलिस वाले कितना केयर करते हैं, मतलब जितना घर वाले नहीं करते उतना पुलिस वाले करते हैं। आपके घर वाले क्या, नो 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 ना, उस पर्सपेक्टिव पे नहीं बोल रही। अब आप सोचो, आप लोग घर से निकल के आए हो, घर में कितने लोग रहते हैं? ओके, बाकी लोग हॉस्टल वगैरह में रहते होंगे। ठीक है, तो हॉस्टल में चलो दोस्त तो बेफिक्र है आप लोगों को, चल तू भी जैसा मैं भी वैसा वाला। लेकिन घर वालों ने कितने, आप स्कूटी में आए होगे या बाइक में आए होगे, कितने लोग हेलमेट पहन के आए हो, है ना, घर में। अच्छा, और इसमें से आप भी घर से आए हो ना, तो आपके घर वालों ने टोका नहीं हेलमेट क्यों नहीं पहना बोल के, तो तुम फॉलो नहीं किए। देखो कई बार ऐसा होता है, फिर भी तुम फॉलो नहीं किए तो घर वालों ने क्या किया, ठीक है जा, जीना है तो जिएगा, मरना है तो मर जाएगा एक्सीडेंट होके।
हमारा क्या, हम तो बोल चुके वाला। लेकिन पुलिस वाले रोकते हैं बकायदा, भाई तो जाएगा, मर जाएगा, उससे अच्छा फाइन पटा, वापस जा, हेलमेट पहन और फिर जा। क्योंकि पुलिस वालों को आपकी जान के ज्यादा फिक्र है, आपके घर वालों से भी ज्यादा। तभी तो हेलमेट पहनने पे जोर देते हैं। हेलमेट पहनोगे तो क्या होगा, देखो मैंने बहुत सारे एक्सीडेंट देखे हैं। तो एक पैर पैर किसी का कट गया ना, वो बच सकता है। जिसका सर फट गया ना, उसके बचने की चांसेस खत्म। तो इसीलिए सबसे ज्यादा अगर सेंसिटिव पार्ट हमारा रहता है तो क्या रहता है, हमारा हेड। तो उसके लिए ही हेलमेट बना है। तो हम लोग हेलमेट पहनते हैं मतलब उसी के लिए। तो पुलिस वाले सबसे ज्यादा आप लोगों की चिंता करते हैं। तो हाँ, मैं थोड़ा इधर चली गई तो अब पुलिस में होना तो उधर हो ही जाएगा। तो आप लोगों को भी वही है कि पुलिस में जितने सजा वगैरह भी रहता है तो उसका पर्पस वही है कि आप लोगों का भला हो। अगर किसी ने आज क्राइम किया तो दोबारा क्राइम न करे, इसलिए लॉ बने। तो अपन ये देख लिए। और अब मैं आप लोगों को कुछ कुछ जो और शब्द अपन पढ़ेंगे, जैसे सजा होता है। तो कई लोग बोलते हैं ना इसमें एफआईआर हुआ लेकिन पुलिस ने छोड़ दिया, पुलिस उसको जेल में ही नहीं डाली, बोलते हैं ऐसा। मेरे को भी खुद कॉल आते हैं, मैडम उसने तुम हमला एकदम जोर जोर से पिटी से मारी से, सर फोड़ दी से, लेकिन बोला जेल नहीं भेजे। ऐसा होता है। तो क्राइम जो होता है ना, अगर हम लोग क्राइम की बात करें तो इसके टाइप्स रहते हैं। अगर हम लोग जेल भेजने के टर्म्स में अगर बात कर रहे हैं तो दो होता है, एक बेलेबल क्राइम, या इसको ऑफेंस भी बोलते हैं ना, अपराध। तो एक बेलेबल होता है और एक नॉन बेलेबल होता है। तो ये क्या है, क्या है ये? अब देखो ये, इसके मैं बहुत सारे टाइप्स दिखाऊंगी ना। ये पहला टाइप है, एक होता है कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल, ठीक है। और फिर नॉन, है ना, ये इसको, इसी को बोलते हैं जमानतीय, या फिर गैर या अजमानतीय, ठीक है। और कॉग्निजिबल होता है संज्ञेय या असंज्ञेय। और जैसे एक हीनियस ऑफेंस होता है और एक सिंपल जो भी रहता है, ठीक है। तो ये दोनों टाइप्स आप लोगों को मेन मालूम होना चाहिए कि क्या है ये। किसी को मालूम है बेलेबल क्या होता है? अच्छा ये कहाँ से सीखा? अच्छा लगता है ना, ठीक है। और किसी को कुछ लगता है, मतलब बेलेबल पढ़, हाँ नहीं मतलब वो तो क्यों बांटा कि वो समझ में आ गया है ना। कोई भाई हीनियस क्राइम होगा तो उसमें ज्यादा पनिशमेंट होगा, नॉर्मल में कम होगा। बट बेलेबल क्या होता है? हाँ। हम्म। ठीक है। तो बेल कौन दे सकता है? अच्छा। और पुलिस क्या कर सकती है? तो जमानतीय से ही जमानत बना है। हाँ। अच्छा, हर केस में। अच्छा, असंज्ञेय में है। ओके, चलो फिर अपन सबसे पहले संज्ञेय और असंज्ञेय को देखेंगे ना, मैं इसमें ऐड ही करते जाती हूँ। तो अब अपना जो कॉग्निजिबल है, या फिर इसका स्पेलिंग मेरे को याद नहीं है ना, कॉग्निजेबल है कि जिएबल है। क्या हम लोग संज्ञेय संज्ञेय पढ़ते हैं? पुलिस में आप जाओगे ना थाने में, वहां पे आपको इंग्लिश में कम, हिंदी में ज्यादा, उर्दू में और ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, अब आपने इनको गाली दिया, आपने, अच्छा आपने गाली दिया ना, तो ये आएगी हमारे पास, ठीक है।
ये हमारे पास आई, लेकिन उसमें गाली देने का भी वो है कि सार्वजनिक स्थान में किसी ऐसे सोशल प्लेस पे, पब्लिक प्लेस पे अगर इसने गाली दी है ना, उसमें वो भी रहता है अश्लील गाली देना। ऐसा नहीं कि भाग पे वो गाली नहीं, मतलब जो अश्लील हो जिसमें एक्चुअल में, क्योंकि एक होता है एकदम मतलब जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं उस क्राइम को भी, क्या उस पर थोड़ी ना पुलिस एफआईआर लेगी, है ना। तो जो नॉर्मल बोल चलो वो नहीं। तो जैसे ये आए, तो ये हमारे पास आई, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगी कि इन्होंने जो हमारे पास कंप्लेन लेके आई है वो कॉग्निजेबल है कि नहीं है। तो संज्ञेय अपराध वही होता है जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है ना, अरेस्टिंग विदाउट वारंट। अब बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है तो उसमें फिर एफआईआर भी रजिस्टर्ड करेगी। पहले तो एफआईआर होता है, बाद में होगा, ठीक है। एफआईआर रजिस्टर्ड कर सकती है। अब इसमें ये किसके तहत होता है, तो सीआरपीसी का सेक्शन 154, सेक्शन 154 में दिया हुआ है कि कोई बंदा जब पुलिस के पास आएगा और वो बोलेगा कि उसके साथ कुछ हुआ है और वो मान लो संज्ञेय या कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, तो पुलिस उसमें 154 सीआरपीसी के तहत इसमें एफआईआर रजिस्टर्ड करती है, और एफआईआर की एक कॉपी जो भी अपना एप्लीकेंट या प्रार्थी होगा उसको फ्री में देते हैं, ठीक है। और एफआईआर हुआ और इसी में ही बिना मतलब वारंट, वारंट कौन जारी करता है, वारंट हमेशा कोर्ट से जारी होते हैं ना, कोर्ट। अब कोर्ट में भी अपन जैसे देखेंगे तो अलग अलग कोर्ट होते हैं, है ना। अब सिविल मैटर में सिविल कोर्ट देखेंगे, और बाकी क्रिमिनल में तो उसमें जो रहते हैं वो मजिस्ट्रेट होते हैं अपने, है ना। और मजिस्ट्रेट के भी टाइप्स होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और सीजेएम से अलग अलग होते हैं। तो हाँ हाँ, अब जैसे अपना क्रिमिनल प्रोसीजर है तो उसमें जाके जैसे मैं जाऊंगी तो अपने मजिस्ट्रेट के पास कि हाँ इसमें इसको बोलते ना जैसे तलाशी वारंट, जैसे टीवी में देखते होगे, अगर पकड़ने गई पुलिस और सीधा बोलते आपके पास वारंट कहाँ है, वारंट दिखाओ, तो वारंट कोर्ट से ही जारी होता है, मजिस्ट्रेट, है ना। तो यही बोलो कि लेकिन हर एक में वारंट नहीं लगता है, भले ही बोलते कि गिरफ्तारी के लिए वारंट चाहिए, लेकिन अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस वहां पे, मैं देखती हूँ टीवी में बोलते हैं कि आपके पास वारंट, अरेस्ट वारंट क्या है, बोलने से सीधा पुलिस वारंट दिखाती है। पुलिस बोलती ही नहीं है कभी ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये संज्ञेय अपराध है, इसे मैं बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता हूँ, ऐसा किसी में बोलते ही नहीं है। तो उन लोग को थोड़ा अभी बताएंगे हम लोग, हो सकता है वीडियो देख के बोले कि नहीं नहीं। अब जैसे 302 का हुआ, मर्डर हो गया, मर्डर तो ऐसे ही संज्ञेय है, और मर्डर में अगर किसी को बोले कि ये सस्पेक्टेड है, किसी ने क्राइम किया है या नामजद है, सीधा पुलिस जाके अरेस्ट कर सकती है, उसके लिए वारंट की जरूरत नहीं है। अब तो ये संज्ञेय समझ गए। अब कुछ कुछ अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या क्या होता है। जैसे गाली देना एक हो गया, रेप करना किस में आएगा, और म्यूजिकल में, और मर्डर, और क्या क्या क्राइम होते हैं, चोरी, अच्छा नहीं, चोरी भी कॉग्निजेबल में आता है, हाँ। और अब माइनर एक्ट्स के बाद में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि जब तक आप इसमें नहीं देखोगे ना तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि एसटीएससी में और क्या होगा। तो एसटीएससी का अलग भी होता है, मतलब जितने माइनर एक्ट हैं सबको अपन देखते जाएंगे। अभी आईपीसी में जितने सेक्शन है ना उसमें देखते हैं, बहुत सारे मैंने लिखे हैं, उसमें जरूरत भी नहीं है आप लोग को। मर्डर हो गया, और क्या, हाँ, वो लड़की को भगा के ले जाते हैं ना, तो उसको किस में आता है, अपहरण, वो किस में आएगा, सोचो सोचो, कॉग्निजेबल है वो। अब ये भगा के ले गया तो कैसे नॉन कॉग्निजेबल है ये,
एक थप्पड़ मार देना, सोचो क्या होना चाहिए। अब मारने में भी ना स्वेच्छा एक एक शब्द रहता है, अपनी इच्छा से। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे कुछ कर रहा था, ऐसे हाथ छाड़ा, किसी को पड़ गया एक थप्पड़ तो आके बोलते कि वो मेरे को मार दिया। मतलब उसमें नॉर्मल एक थप्पड़ किसी को मारा ना बिना गाली दिए तो वो नॉन कॉग्निजिबल होता है, उसमें पुलिस एफआईआर नहीं कर सकती है। वो लगा हम लोग भी जब पहली बार पढ़ रहे यार यार ये तो लेकिन अगर ज्यादा जोर से मारा है, मतलब उसको, एक होता है नॉर्मल इंजरी, एक होता है ग्रेवियस या हीनियस जो भी है। हाँ, तो उसमें भी ना कुछ टर्म्स रहते हैं, 7-8 कंडीशंस होते हैं कि इतना अगर मारा तो उसमें आएगा। जैसे 20 दिन तक अगर मैं किसी के चेहरे पे अगर एक थप्पड़ मारी, अगर वो 20 दिन तक उसका निशान है, मतलब वो ग्रेवियस में आ जाएगा। लेकिन एक ही दिन में खत्म हो गया तो किसी के चेहरे में कुछ आ गया, यहाँ पे चोट लग गया, देखना टीवी में जैसे ही मारते एक मुक्का मारते सीधा यहाँ से ब्लड निकलता है। तो वो चेहरे का अगर खराब हुआ तो भी वो ग्रीवियस में आ जाएगा। किसी का आंख फोड़ दिए, ग्रीवियस में। किसी का एक आध हाथ पैर ऐसा कुछ कुछ, तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स मैं बताऊंगी आगे। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट जो है ना 304A बोलते हैं। मतलब नहीं, एक्सीडेंट में भी ये रहता है कि नॉर्मल एक्सीडेंट किया और एक किसी को एक्सीडेंट करके उसको मार ही दिया तो फिर जानबूझ के नहीं किया, लेकिन उसमें पनिशमेंट का अलग अलग रहता है ना। तो गलती क्यों नहीं है, आपने लापरवाही किया, कुछ न कुछ आपने किया, है ना। हाँ, तो देखो, तो अचानक आ गया, मान लो उसकी डेथ हो गई है ना, तो उसमें, लेकिन उसमें हर चीज को हीनियस या ग्रीवियस है तभी संज्ञेय होगा ऐसा भी मत देखो। संज्ञेय और संज्ञेय में ही दो हैं, इसके बाद ही अपन देखेंगे ना कि वो बिलेबल है कि नॉन बिलेबल है। मतलब जो ऐसे गलती से या छोटा मोटा होगा तो संज्ञेय होने के बावजूद तो क्या हो जाएगा, बिलेबल हो जाएगा, और अगर बड़ा है तो ये नॉन बिलेबल हो जाएगा। तो इस पर्सपेक्टिव पे भी देखना कि हर एक उसमें नहीं होता है। अब नॉन कॉग्निजिबल क्या क्या होते हैं उसको देखते हैं, समझ में आ रहा है ना कुछ कुछ। नॉन कॉग्निजिबल मतलब, अब कितने लोग की शादी हो गई है, हुआ है किसी का, सब सिंगल हो, एक है, कौन है? अच्छा, आपके पति लड़ाई नहीं करते आपसे? कभी नहीं? यार कैसे हमारे पास जितने आते हैं मैरिड कपल, सबका यही प्रॉब्लम है, रोज लड़ता है मेरे से। नहीं, एकदम मारपीट तो नहीं है, जैसे एक, और फिर वो घरेलू हिंसा में आ जाएगा या दहेज के नाम से प्रताड़ित करा, बट एक रहता है ना छोटे छोटे चीजों में, ये मुझे शॉपिंग नहीं कराता, ये बच्चे को नहीं खिलाता है, ये घर नहीं देखता है। तो ऐसे हमारे पास बहुत आते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर, और क्या बोलेंगे, मैडम आप ना मेरे पति को एक दिन के लिए जेल में भर दो, लेकिन ना उसको उधर मत भेजना, फिर वो सुधार के भेज दो वापस। तो यार हम कोई फैक्ट्री तो नहीं खोले लाए और छोड़े तो सुधर गया कोई। तो ऐसे होता है, तो कुछ ऐसे मामले होते हैं। और जमीन, कितने लोगों के पापा के पास जमीन, तो सबके पापा के पास होगा, लेकिन किन्होंने ऐसे विवाद देखा है कि लड़ाई हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, तो जमीन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं, तो ये सारे मैटर्स क्या होते हैं, सिविल के मामले होते हैं। कि अब जैसे पेरेंट्स आते हैं कि वो हमारा भरण पोषण नहीं दे रहा हमारा बच्चा, या फिर एक वाइफ आती है बोलती है कि मेरा हस्बैंड मेरे से अलग रहता है लेकिन वो मेरा खर्चा नहीं दे रहा है, मेरा बच्चा है, मैं कहाँ से पालूं, ये आता है, तो उसका मेन मेंटेनेंस का रहता है, भरण पोषण के लिए लोग लगाते हैं। तो ये सारे मामलों में पुलिस क्या करती है, पुलिस उसमें डायरेक्ट बिना वारंट के एफआईआर नहीं कर सकती है ना। इसमें ये 155 सीआरपीसी में इसको डिफाइन किया गया है। तो इसे बिना वारंट, बिना वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और एफआईआर भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोर्ट से अगर आदेश आया, किसी ने, जैसे एक महिला ने लगाया कोर्ट में कि मेरा पुलिस एफआईआर नहीं करी है, जो भी है मेरा ये मैटर है, मुझे इसमें एफआईआर चाहिए,
कोर्ट अगर इसमें आदेश करे, कोर्ट ऑर्डर से ही इसमें एफआईआर और अरेस्टिंग जो भी आगे का प्रोसेस है वो सारी चीजें होती है। ठीक है, तो इसको परिवाद पर से एफआईआर भी बोलते हैं। तो इतना तो देख लिया, लेकिन एक एफआईआर वाला वो शब्द भी अपन पढ़ रहे हैं, जो जो इसमें आते जाएगा मोनी को वो कर दें। एफआईआर क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ओके, और होता क्या है? हाँ, जो भी विक्टिम के साथ होगा वो आके रिपोर्ट करें। ठीक है, तो कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल समझ गए पहले। ठीक है, तो इसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता। तो जैसे वही पति पत्नी वाला मामला है, भरण पोषण वाले रहते हैं, जमीन संबंधी मामले होते हैं, तो उसमें पुलिस एफआईआर नहीं करती। तो पुलिस करती क्या है, क्या कर सकती है? तो पुलिस इसमें ना एक फैना देती है ना, कई लोग ना एक कागज मिलता है फैना या फैमाइस नालिस भी बोलते हैं इसको। देखो उर्दू शब्द आया ना, बहुत सारे उर्दू शब्द है इसमें। तो ये एक कागज में लिख के देती है और उसमें लिखी रहती है कि जो भी प्रार्थी है उसको कोर्ट जाने की सलाह दी गई, कोर्ट जाने के लिए, कि वो क्योंकि वो सिविल कोर्ट का मामला है या वो ऐसा है जिसमें पुलिस एफआईआर नहीं कर सकती, तो उसमें फिर उसको कोर्ट जाने की सलाह देते हैं। तो लोग क्या बोलते हैं, हम गए लेकिन पुलिस ने मेरा एफआईआर नहीं लिखा। तो रीजन यही है कि वो कॉग्निजिबल ऑफेंस नहीं होगा तो पुलिस कहाँ से लिखेगी, क्योंकि पुलिस के हाथ में बंधे रहते हैं। पुलिस जितना भी काम करती है सब लॉ के अंडर ही करती है। टाइम कितना रहता है इसका? 1। अभी कितना हो गया? हो गया है? हाँ, टाइम भी नहीं दिख रहा है कहीं। चलो एक दो और चीजें हैं, तो एफआईआर का भी डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ओके, हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी मीडियम वाले हो ना भाई, 3 लोग, तो 3 लोगों की सहभागिता टक्कर में होनी चाहिए। प्रथम सूचना पत्र। प्रथम सूचना पत्र, तो ये होता क्या है? अब किसी के साथ कुछ भी हुआ, उसके साथ कोई क्राइम हुआ, तो जब वो जाके पुलिस को अपनी जो भी हुआ है, क्राइम हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन देती है, पुलिस को इत्तला करती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो वही होता है एफआईआर। तो मतलब रिटर्न देना चाहिए कि ओरल वर्बल जो भी है? नहीं, दोनों दे सकते हैं, है ना। तो लिखित या मौखिक दोनों ही तरह से हो सकता है एफआईआर। ठीक है, रिटर्न दे दिए तो दैट इज बेस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अगर पढ़ना नहीं आता है तो वो आके अगर पुलिस को बताए, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस उसमें तुम रिटर्न ही लाओ बोल के दे। ठीक है, तो लिखित या मौखिक दोनों तरफ से भी हो सकता है। और जो भी कंप्लेनेंट है, प्रार्थी है, उसी के शब्दों में होगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि मैं इस जगह में रहता हूँ, मेरे साथ ये हुआ है, ऐसा मैंने बोला, तो पुलिस कैसे लिखेगी? वैसे ही लिखेगी। जो लाइन सामने वाला बोलेगा तो सेम वैसा लिखेगा। ऐसा नहीं लिखेगा कि सामने वाला बंदा यहाँ रहता है, इसके साथ ये हुआ, ऐसा नहीं। वो थर्ड पर्सन हो जाता है। तो एफआईआर हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है ना। तो जैसा हुआ प्रार्थी के शब्दों में ही हुबहू लिखा जाता है। एफआईआर 6 कॉपी में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ देते हैं वो तो मजिस्ट्रेट जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है, लेकिन ये कहाँ जाता है? मेन प्रार्थी को फ्री में मिलता है ना। जो भी कंप्लेनेंट रहते हैं उसकी फ्री कॉपी मिलता है, ये तो मालूम ही होनी चाहिए सबको। और अगर आप पुलिस में के पास गए, एफआईआर लिखा है, थानेदार साहब ने मना कर दिया, एफआईआर नहीं लिखा, तो क्या करोगे? ऑनलाइन एफआईआर कहाँ से हो गया? पुलिस ही ऑनलाइन एफआईआर करती है ना। कोर्ट के पास जाने से पहले भी जिले का मुखिया कौन होता है पुलिस में? एसपी ना। तो अगर एफआईआर लेने से मना करे तो आप एसपी के पास जाके एफआईआर की मतलब वहां पे बोल सकते कि हमारा एफआईआर नहीं लिखा गया। उसके बाद फिर कोर्ट का होगा। ठीक है, तो एफआईआर समझ में आ गया? किसी ने करवाया अभी तक एफआईआर? नहीं करवाया ना। ठीक है, जरूरत भी ना पड़े और किसी के खिलाफ भी ना हो। किसी के खिलाफ तो नहीं हुआ है ना? ठीक है, और कुछ आप लोगों को पूछना है? ये मेन चीजें थी। अच्छा, बिलेबल और नॉन बिलेबल ये बताना पड़ता है ना।
अब बेलेबल क्या होता है, जैसे पुलिस ने पकड़ा, ठीक है, और नॉर्मल गाली गलौज वाली चीजें ना, जो छोटे क्राइम होते हैं ना, उसमें पुलिस खुद बेल पे सामने वाले को रिहा कर सकती है, तो बेल के जो शर्तें रहते हैं वो बता के, तो बेलेबल है तो पुलिस ही कर सकती है इसको, ठीक है। अब गाली गलौज में हमें वो कर देंगे, अरेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि अरेस्ट नहीं होता है, ये जितना भी बेलेबल और नॉन बेलेबल है ये आफ्टर अरेस्टिंग का प्रोसेस है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अरेस्ट ही नहीं करेंगे, अरेस्ट किए फिर उसके बाद वो जमानत मुचलका जो भी अपना वो करता है उस पर कर देते। तो ये जब जमानत और मुचलका दो शब्द आया, क्या क्या होता है, किसी का करवाया जमानत, है ना। अब जैसे इसने कुछ क्राइम कर दिया और ये तो इसकी बेस्ट फ्रेंड है, तो ये जाएगी उसका जमानत करने। तो जमानत क्या होता है, कोई दूसरा व्यक्ति इसकी गारंटी लेता है कि ये जो भी आपने नियम बताए हैं उसका पालन करेगा, जो भी प्रार्थी है उसको धमकाएगा नहीं, एविडेंस को मिटाएगा नहीं, शहर से बाहर नहीं जाएगा, या जाएगा तो इन्फॉर्मेशन देगा, जिस दिन बुलाएंगे उस दिन पेश होगा। और ऐसा करके कुछ पैसों का रहता है ना, कुछ जैसे 500 5000 या ऐसे कुछ एक राशि का रहता है कि इतने रुपए का जमानतनामा भरता है, अगर वो ऐसा नहीं किया तो उतना रुपया उसको भरना पड़ेगा, इस टाइप का। और दूसरा शब्द होता है मुचलका, तो मुचलका भी इसीलिए ना, कोई बंदा अगर बेलेबल ऑफेंस भी है तो उसको छुड़ाने के लिए एक दूसरा बंदा चाहिए होता है, क्योंकि पुलिस किसके भरोसे छोड़ेगी। और मुचलका जो होता है ना वो सेल्फ होता है, खुद का ही अपना भरेगा एक, कि मैं ऐसा सा हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं इतना करे, तो ये वो खुद के लिए शर्त रहता है। तो जमानत दूसरा बंदा देता है, बेस्ट फ्रेंड मान सकते हो जमानत वाला, और मुचलका खुद है, ठीक है। तो ये बेलेबल ऑफेंस है, वो पुलिस अरेस्ट किया, जमानत मुचलका पे रिहा कर दिया। दूसरा होता है नॉन बेलेबल। अब भाई किसी ने मर्डर कर दिया है, हमने उसको पकड़ा, हम उसको कैसे बेल पे छोड़ दें, है ना। तो उसमें क्या होता है, पुलिस जो है अरेस्ट करके, पुलिस अरेस्ट करती है, भेज देती है फिर रिमांड पे, ठीक है, रिमांड पे भेजती है कोर्ट को, रिमांड लेने के लिए कोर्ट पे। अब रिमांड क्या होता है, नया शब्द आ गया, तो ये शब्द थोड़ा सोचना, क्योंकि टाइम हो रहा है, तो मैं कल इसको बताऊंगी रिमांड क्या होता है, क्योंकि हाँ हाँ इसके अलग अलग टाइप्स हैं, और टाइम पीरियड के हिसाब से भी है, और दूसरा भी अलग टाइप है कि पुलिस रिमांड, कस्टोडियल न्यायिक रिमांड, जुडिशियल रिमांड, ट्रांजिट रिमांड, ऐसे कुछ कुछ होता है, तो उसको मैं कल बता दूंगी, ठीक है। तो रिमांड पे भेज देती है और कोर्ट फिर डिसाइड करते हैं कि उसको बेल पे, मतलब नॉन बेलेबल में जो डिसाइडिंग अथॉरिटी रहती है वो कौन रहता है, कोर्ट रहता है। कोर्ट अगर चाहे तो उसको बेल पे रिहा कर दे शर्तों के साथ, या फिर रिमांड पे भेज दे। तो ये बेलेबल नॉन बेलेबल हुआ। तो कितने टर्म्स आज अपन लोग जाने, आईपीसी, कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल, बेलेबल नॉन बेलेबल, एफआईआर, तो मालूम होना चाहिए क्या क्या है, ठीक है। इसको कुछ दिक्कत हो, आप लोगों को ऐसे लिखाते तो नहीं जाना था ना, लिखाते मैं नहीं जाऊंगी, पढ़ाने आई हूँ, पढ़ाऊंगी, लिखना आपका काम है। कितने शब्द आप चुरा के लिख सकते हो वो आपके ऊपर है। अब आप लोग अधिकारी बनोगे, हम लोग भी जैसे अधिकारी बनने के बाद ट्रेनिंग जाते तो वहां पे हमें लिखाता कोई नहीं है, हमें खुद पढ़ना है, सामने वाला पढ़ रहे, और बुक्स सबके पास हैं, मटेरियल्स हैं, नहीं है तो नेट में सर्च कर लो लॉ है, लॉ कहीं पे भी मिल जाता है। लॉ के लिए ऐसा नहीं है कि हम इसी बुक डिपो से लेंगे या इसी कोचिंग सेंटर का रहेगा तो मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। लॉ है, लॉ में कहीं कुछ गलती हुआ आप खुद चैलेंज कर सकते हो कि मैडम आप ये पढ़ा रहे हो, इसमें तो ऐसा लिखा है। तो इसलिए आप नेट से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, सबका मिल जाता है, उसमें पढ़ना। जो जो टर्मिनोलॉजी अपन पढ़े उसके सारे टर्मिनोलॉजी एक बार नेट से सर्च करके आप लोग जरूर देखना कि एक्चुअल में क्या बोला है। जब आप साहित्यिक शब्दों में पढ़ोगे ना तो आपको और समझ में आएगा। बाकी ये बेसिक मैंने बताया, उसमें तो आप पढ़ोगे कि संज्ञेय अपराध अपराध है, या दैट इज मतलब वो ऑफेंस है जिसमें पुलिस इस पे रिहा करती है, वैसे मतलब उसमें अलग साहित्यिक शब्द रहेगा। मैंने मोटा मोटा ब्रीफ बता दिया। और लॉ है, पढ़ने में मजा आता है क्योंकि डेली जो हम लोग करते हैं उसी से रिलेटेड रहता है।
अब आप लोगों को ना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लॉ में आया, पहले नहीं था, पहले तो हमें पता ही नहीं था कि अच्छा गाली देने से ये होता है करके। इवन कल मैं अपने गांव में गई थी, अभी मैं गांव से आई ना, तो अपना जो थाना था मैं वहां विजिट की, तो वहां पे मैंने वहाँ एक वीसीएन भी होता है, वीसीएन भी, आप लोग सब गांव से हो तो अपने अपने थाना जाके ना एक बार बोलना साहब हमारे गांव का वीसीएन भी एक बार दिखाओ बोल के। ये होता है विलेज क्राइम नोटबुक। तो आपके गांव में जितने क्राइम होते हैं सारा डिटेल एक कॉपी में रहता है और वो परमानेंट रहता है, ऐसा नहीं कि बाकी रजिस्टर को जैसे डिस्ट्रॉय करते हैं इसको डिस्ट्रॉय करते, इसको नहीं डिस्ट्रॉय करते। तो मैं उसमें देखी तो उसमें एक हम लोग छोटे थे तो पता चला था एक सुसाइड की थी, तो उसके जेल हो गया था, क्या हुआ था, तो मैंने फिर उसको पूरा डिटेल पढ़ा तो मेरे को समझ आया अच्छा ये हुआ था। और जैसे एक और था कि 498A, मेरे को पता ही नहीं था कि 498A भी हुआ, और हमारे गांव में 2006 में 498A कायम हुआ था। मतलब उस समय भी लोगों ने मतलब जो दहेज की मांग को लेकर एफआईआर करवाया था तो उसमें हुआ था, मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो पढ़े तो अच्छा हमारे गांव में ये भी होता है। तो आप लोगों को अपने गांव का क्या क्या होता है अगर कभी जानना हो ना, कभी जाके थाने जाके रिक्वेस्ट जरूर करना कि सर हमारे गांव का वीसीएन में देख सकते हैं क्या बोल के, अगर वो चाहे तो दिखा दें, है ना। और पता है इसमें आपके गांव में जो भी बड़ा चीज होता है वो सब लिखा होता है। तो जैसे मेरा 2016 पीएससी था, 17 अपन किए थे, तो 17 में एग्जाम हुआ था, तो उसमें लिखा हुआ था कि हाँ यहाँ के गांव की लड़की ने डीएसपी का रैंक को किया करके, ये तक लिखा हुआ था। मैंने उसका फोटो खींचा, मेरे को इतना अच्छा लगा, चलो वीसीएनवी में लिखा हुआ है। तो वीसीएनवी में आपके गांव का पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा रहता है, उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, तो जितने क्रिमिनल्स होते हैं ना उसका भी डाटा मिल जाएगा आपको, क्रिमिनल्स का अलग पार्ट में लिखा रहता है। तो मजा आता है लॉ पढ़ने में कि हाँ पता चलता अच्छा ये क्राइम है, इसमें इसको सजा हुआ। क्योंकि हम लोग टीवी में देखते हैं कहीं पे ये हुआ उसको जेल ले गए, उतना नहीं लगता है, लेकिन अपने बगल वाले के साथ कुछ हो तो दिमाग में इम्पैक्ट छोड़ देता है। तो अभी जैसे बहुत सारे अभी चल ही रहे हैं, न्यूज देखते होगे सब। हाँ, तो बताने की जरूरत नहीं है, कितने सारे क्राइम होते रहते हैं, कितने सारे लोगों को जेल भेजते रहते हैं। रायपुर पुलिस का न्यूज में देखते रहोगे रोज किसी न किसी को जेल भेजते ही हैं, तो उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन आपके पड़ोस में कुछ हो जाए तो कौन सा सेक्शन लगा, 302 क्या है, धारा, मतलब वो टीवी में देखा है दफा 302 ऐसा कुछ लिखता है बोलता, तो उसको पढ़ना है। सारे नहीं पढ़ सकते क्योंकि आप लोग कोई एलएलबी थोड़े करने आए हो, अब अभी डीएसपी बन भी नहीं गए हो, जब बनोगे तो पूरा पढ़ना है। तो अभी जितना एग्जाम ओरिएंटेड है उतना आपको पढ़ना है। तो आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ो कि आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर कुछ पूछा तो ये क्या क्या टॉपिक बनेगा। तो कल 2 चीजें करके लाना, एक अपना जितने आज मैंने पढ़ा है उसको देखना, दूसरा आपके सबके कॉपी में सिलेबस लिखा होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा जितने क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर नंबर 7 के भाग 1 से, उसकी आप लोग एक बना लेना मोटा मोटी, ताकि आप जब पढ़ोगे ना तो देखो जो 5 साल में आए हैं वही आए ऐसे गारंटी नहीं है, पर पिछले साल के क्वेश्चन से आपको एक रिव्यू मिल जाएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसीलिए पुराने साल के क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्या पता जिसको पढ़ोगे उस टॉपिक को जब मैं पढ़ाई तो पूरा ही याद हो जाए, इसलिए 3 चीजें जरूर करना, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है?